न्यूज आए नाजरीन, आज जब वजीर खजाना इसहाक डार साहब दुबई में IMF वक्त से 12वीं और आखिरी मुलाकात कर रहे थे, एन उस वक्त भारतीय वाने बाला में हिंदुस्तानी तारीख का अहम तरीन बिल मंजूर हो रहा था। बिल का नाम एक कौम एक टैक्स। ये बिल पिछले 15 वर्षों से जेर इल्तवा था। इस पर कलेक्टर कमेटी बनी। 2006 में आम शहरियों से तजवीज ली गई। 2009 में डिस्कशन पेपर जारी हुआ। 2011 में आईनी तरमीमी बिल पेश किया गया। रियासती वज़राए खजाना की कमेटी तश्कील पाई। वजारत खजाना की कमेटी का क़याम हुआ। पिछले बरस मोदी सरकार ने इसे ऐवान ज़ीनी से मंजूर कराया और अब ऐवान बाला यानी कि राज्य सभा ने इस बिल की मंजूरी दे दी है। इस बिल के निफाज से भारतीय सरकार ने मुख्तलिफ रियासती टैक्सों को एक ही GST की शक्ल दे दी है, यानी कि भारत की 36 रियासतों के अपने अपने टैक्सेस खत्म हो गए। भारत एक मार्केट बन गया, यानी कि तमाम रियासतों में अशिया की कीमतें जो हैं वो यूनिफाई हो गई, एक हो गई। टैक्स एक होगा, करप्शन खत्म होगी, अशिया सस्ती होंगी, मार्केट जो है वो मार्केट में बूम आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी बढ़ेगी। सरमायाकारों को मुख्तलिफ टैक्सेस के जंजाल से बचाया गया है। नाजरीन, एक ही टैक्स अदा अब करना होगा भारत में और इससे भारतीय मईशत को पर लग जाएंगे। अब आ जाइए अपने वतन अजीज के टैक्स निजाम पर। अवाम पर 18 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस आयद हैं पाकिस्तान में। टैक्सेस की अदायगी के लिए 25 अदारों की खाक छानना पड़ती है। टैक्स चोरी और टैक्सेस की बढ़ती शरह से आम आदमी का जीना महाल हो चुका है। मुतवस्सित तबका सुड़क रहा है और कौम की इन टैक्सों की इस भरमार से कब खलासी होगी, कब निजात मिलेगी? हुकूमत सादा और मौसर टैक्स निजाम राइज करके अवाम से ये बोझ कब उठाएगी और ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पीर को इसहाक डार साहब से खसूसी इंटरव्यू में यही सवाल मैंने उठाया। ये जो वन नेशन वन टैक्स एक इनकलाबी रेवोल्यूशनरी कदम भारत उठाने जा रहा है, ये पाकिस्तान में मुमकिन क्यों नहीं? उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। जिस तरह अरुण जेटली ने कहा है, ये मैं जानना चाहती हूँ, ये हम क्यों नहीं कर सकते? अरुण जेटली ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरे भारत के अंदर ये अगले हफ्ते बिल अपना पुश कर रहे हैं कि पूरा नेशन जो है एक टैक्स दिया करेगा, जिसकी वजह से टोटल लेवल ऑफ टैक्सेशन कम होगी, ईज ऑफ बिजनेस भी होगी और ऑल फॉर्म्स ऑफ करप्शन भी एलिमिनेट होगा। हम देखते हैं कि वो हम देखते हैं कैसे वो इंडिया क्या करते, विल व्यू दैट। जिस तरह आपने देखा इसहाक डार साहब हंस दिए ऑलमोस्ट इन अ कॉमिकल वे, नॉट सीमिंग टू टेक इट वेरी सीरियसली, संजीदा नहीं दिखाई दिए इस हवाले से। इट सीम्ड ऑलमोस्ट फनी टू हिम। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद होंगे, टैक्स एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि क्या ये बहुत ही भोंडा सवाल था या कोई जोक था, या हमारे लिए तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि हम भारत की तरह वन नेशन वन टैक्स जैसा कुछ इंट्रोड्यूस कराएं? जिस तरह आपने देखा इसका इसहाक डार साहब हंस दिए। नहीं, बहुत आपका जो था वो सवाल था, बहुत ही वैलिड था, क्योंकि जिस तरह का चैलेंज हमें दरपेश है उसमें हमने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं, बहुत अदारे हैं जैसा भी आप फरमा रही थी, और इसकी वजह से हमारी मईशत पर भी बुरा असर हो रहा है और हम जो टैक्स हमें कलेक्ट करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे। इंडिया ने बहुत अरसा इस पर डिबेट करके पब्लिक डिबेट की, हाउस में डिबेट्स हुई और एक बहुत अच्छी एक लंबी काविश रही। इस तरह की कोई काविश या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म या इतना बड़ा रिफॉर्म लाने के लिए पाकिस्तान में काम शुरू हुआ है या इसके हवाले से सोचा जा रहा है? जी कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो 18वीं तरमीम के बाद एक हार्मफुल कंपटीशन शुरू हो गया है और अभी इस हालिया बजट के अंदर एक बड़ी कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है, जब पंजाब ने और FBR के दरमियान कि उन्होंने कहा है कि हम आपका इनपुट नहीं देंगे, जिससे लोगों के बड़े बिजनेसेस पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बजाय इसके कि हम हार्मोनाइज सेल टैक्स की तरफ जाएं जैसा कि कनाडा में है, अभी इंडिया ने भी उसको फॉलो किया है, हम तो उसके बिल्कुल बरअक्स जा रहे हैं, जिससे हालत ये है कि हमारा इस वक्त ना सूबे मुनासिब टैक्स इकट्ठा कर पा रहे हैं और ना फेडरेशन। और आपने देखा होगा कि अगर इन्होंने इस दफा 3100 अरब इकट्ठा किया, उसमें से सूबों को देने के बाद जो रियासत के पास बचता है उसमें से तो हम डेट सर्विसिंग भी नहीं कर सकते, जो 1600 अरब है। डॉक्टर साहब, मैं आज इसहाक डार साहब की दुबई से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी और यकीनी तौर पर काबिल तहसीन इकदाम है कि 12वीं और आखिरी हमने फाइनल राउंड तक हम पहुंच गए IMF की कर्ज के हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि 8.4 से बढ़ के 10.6 तक हम टैक्स टू GDP ले आए हैं और अगले 2 साल के अंदर इंशाल्लाह 15% तक जा पहुंचेगा। आप होते देख रहे हैं?
पता ही है कि इसमें जो रिफंड्स रोके हुए थे, अगर हम वो निकाल दें, इसके अंदर जो उन्होंने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बोर्ड डाल दिया, कुछ और भी, तो ये फिगर्स तो रिलायबल नहीं है। आपने भी इसके बारे में जानते हैं, और इसको बढ़ाने का जो तरीकाकार हम इख्तियार कर रहे हैं उससे कारोबार को नुकसान हो सकता है। करने को तो वो बहुत से नेगेटिव टैक्सेस से कर लेंगे, मगर जैसा आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर उसको मईशत को बढ़ाते हुए जो टैक्सेस आप इंक्रीज करते हैं, क्योंकि टैक्सेस दरअसल आपका बाई प्रोडक्ट होते हैं, यानी समर होता है आपकी तरक्की का। अगर आप ज्यादा मईशी तरक्की करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा टैक्स मिल जाएगा। हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम मईशत को तबाह कर रहे हैं। जैसे हमारी बरामदात नीचे जा रही है, हमारी प्रोडक्शन नीचे जा रही है, हमारी जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारी इंडस्ट्री नहीं लग रही, और टैक्स हम किस तरह बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को तबाह कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। तो इस तरह से तो आप कभी भी वो माशी तरक्की हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, ये डॉक्टर साहब समझाइएगा कि अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट सिनारियो क्या है, जो इनएफिशिएंट और एक करप्ट टैक्स स्ट्रक्चर है, मुझे समझाएं। आम आदमी की जिंदगी किस तरह मुतासिर हो रही है? एक आम आदमी कितने टैक्सेस पे करता है इस मुल्क में? जी देखिए, इसमें जितने भी टैक्सेस लगाए हुए हैं अदारों पे, यानी उसके अंदर आप देखिए कि सूबों के 8-10 टैक्सेस हैं, फिर 4 टैक्सेस जो हैं वो फेडरल सतह पे हैं, फिर उसके अलावा कई और तरह की रेगुलेशंस हैं, लोकल सतह के ऊपर बहुत सी ड्यूटीज हैं। उसका सारा नतीजा ये निकलता है कि वो जो बिजनेस करने वाला है उसके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, और वो ये सारे का सारा बर्डन जाहिर है अवाम पे। तो कीमतें देखें, हमारे यहाँ पिछले दिनों में अगरचे हम कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत कम है, मगर आप ये देखेंगे कि लोगों गुजारने के लिए जो उनकी डिस्पोजेबल इनकम है वो बहुत कम होती जा रही है, बाइंग पावर बहुत कम होती जा रही है, जो हमारी मिडिल क्लास है वो बहुत श्रिंक होती जा रही है। अच्छा, तो और लास्टली सर ये बताइएगा कि ये रेवोल्यूशनरी इनकलाबी कदम भारत ने उठा लिया, एक लंबी काविश रही, मगर मुझे बताइए कि पाकिस्तान जो है वो एक हार्मोनाइज कंजम्पशन टैक्स की तरफ किस तरह बढ़ सकता है, जिससे हमारी मुआशी तरक्की भी हो, जिससे हमारी करप्शन भी जिसके अंदर खत्म हो, और जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इधर कदरे बेहतर और आसान हो जाए? उसका तरीका यही है कि पहले हम सारे जो हैं मिलकर सूबे, जैसे उन्होंने बात की है, वो एक ऐसा मसवदा तैयार करें जिसका एक हार्मोनाइज सेल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसका एक ही रेट हो, उसको कलेक्ट करने के लिए एक ही नेशनल टैक्स अथॉरिटी हो, ताकि सब लोगों का डेटा भी एक जगह इकट्ठा हो जाए, बिजनेसमैन भी सिर्फ एक अथॉरिटी के साथ डील करें, और इससे ये होगा कि हमें बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद थे। यकीन मानिए कि ये जो रियल एस्टेट के अंदर भी बहरान पैदा हुआ, और अब तीन कीमतों के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, एक असल कीमत के ऊपर, एक डीसी रेट के ऊपर, और एक वो जो एफबीआर जो टेबल्स जिसके तहत दे रही है। ये तमाम तर घपले जो हैं ये अवॉइड हो सकते थे अगर वफाक पहली सूबों से बात करता, मगर कम्युनिकेशन का लैग इतना है, डुप्लिसिटी इतनी है इस मुल्क के अंदर कि बहुत ज्यादा मुख्तलिफ टैक्सेस एक आम आदमी पे आयद होते हैं। इनकलाबी कदम है, पड़ोसी ने लिया है, इसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि इट्स अ वीकेंड, आई नीड टू गिव यू सम फूड फॉर थॉट, सोचने के ऊपर आपको मबनी करना है। आपसे खबर शेयर करेंगे नाजरीन के चीन के एक गांव के अंदर नेम एंड शेम नामी जबरदस्त मुहिम जारी है। इस तहरीक का मकसद है कि नाफरमान औलाद को वालिदैन की खिदमत पर मजबूर किया जाए। गांव के सरकर्दा लोगों ने नेम एंड शेम मुहिम के जरिए यह कानून बनाया है कि जो नौजवान अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल नहीं करेगा, उनके नाम और तस्वीर